दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक ने साबित कर दिया कि वो वाकई में मजबूत है, क्योंकि रिजल्ट में हमने देखा कि काफ़ी कमी रह गई थी। इस बार प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद में लगातार बहुत सारे सेल के टारगेट निकल कर आए। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो कह रहे थे कि स्टॉक 90 पे चला जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख सकते हो अभी भी स्टॉक 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट के अंदर जो भी कमियां थी उसको डिस्काउंट कर दिया है, और इसके पीछे वजह यह भी थी कि ऑलरेडी स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और आने वाले समय में यहाँ पे अब और गिरावट की संभावना नहीं बाकी है। तो इस रिजल्ट के बाद तो ये समझ में आ गया कि स्टॉक में ऊपर की तरफ ही बढ़ने की संभावना, नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो क्या इस समय हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील में आने वाले समय तेजी आ सकती है। वैसे टाटा स्टील ने जो अपना प्लान बनाया है बड़े बिग मर्जर का, उसके बाद तो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ी तेजी बननी है, लेकिन उसके पहले भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो इस स्टॉक को ऊपर लेके जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत ही शानदार अब टारगेट निकल के आ चुके हैं, और ये जो टारगेट है ये काफ़ी ऊपर के टारगेट है जो इशारा करे कि अब यहाँ पे तेजी की संभावना बन सकते हैं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील में इस समय दांव लगाया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में 60,906 के स्तर पे क्लोजिंग रही है, जहां पे हमने 215 पॉइंट की गिरावट देखी है। कुछ दिनों की तेजी के बाद आज फिर से गिरावट हुई है, 0.35% की गिरावट थी और ये प्रॉफिट बुकिंग है। अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो 6075 के स्तर पे क्लोजिंग है, जहाँ पे हमें 0.64% की तेजी देखने को मिले। तो आज मेटल सेक्टर दौड़ा है, कल भी दौड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी टाटा स्टील में थोड़ी सी गिरावट जरूर है और ये लाजमी है, क्योंकि टाटा स्टील में जो रिजल्ट में है एक तरह से जो प्रॉफिट इतना गिर गया कि वो लॉस के बराबर ही है। वैसे कंपनी को अभी भी प्रॉफिट तो है, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी हुई है प्रॉफिट में। यहाँ पे आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 101 पर हुई, लो 100 का बना, यानी इंट्राडे में भी 100 को नहीं तोड़ा, ये सबसे अच्छी बात है। और हाई 103 का भी बना, यानी इंट्राडे में स्टॉक में तेजी भी बनी। क्लोजिंग अंत में वहीं पर हुई जहाँ पे शुरुआत थी, यानी 101 पर। और गिरावट मात्र कहने के लिए है क्योंकि 0.049 की गिरावट है, यानी कल की क्लोजिंग भी 101 के आसपास थी, आज भी वहीं पर क्लोजिंग है, तो फ्लैट क्लोजिंग है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी पिछले एक साल में 23% स्टॉक गिर चुका है। 6 मंथ की भी अगर बात करें तो स्टॉक में हमने 19% की बड़ी गिरावट देखी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से अभी भी 2.85% की हमें तेजी देखने को मिल रही है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया है। 5 दिन के हिसाब से जरूर यहाँ पे 1.84% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 104 से स्टॉक नीचे भी आया है। यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 5 करोड़ का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में थोड़ी सी जरूर कमी आज फिर से आई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ चुकी है। ये रिसेंटली जो कॉल है ये टारगेट बहुत ही शानदार है, यानी 125 का टारगेट दिया है। इस रिजल्ट के बाद ये पहली बार बहुत ही शानदार टारगेट निकल कर आए। इससे पहले रिजल्ट के बाद में जो सब सेल के टारगेट थे सभी ब्रोकरेज हाउस के, लेकिन अब जेएम फाइनेंशियल की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त 125 का टारगेट निकल के आ चुका है। इससे पहले अगर देखें तो रिजल्ट जब आया उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसके सेल के टारगेट दिए गए थे। उनका कहना था कि इसकी प्राइस 91 के आसपास आएगी। उनका कहना है कि अब इसमें तेजी बनने की कोई संभावना नहीं। इस रिजल्ट के बाद उन्होंने रेटिंग को न्यूट्रल किया और इसकी जो प्राइस टारगेट रखी वो 91 के आसपास रख दी। उनके हिसाब से अब इसमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप देख सकते हो कि 91 तक स्टॉक नहीं गया, बल्कि 100 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा रिजल्ट के बाद भी, और स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें ये कहा गया है कि इस बार जो प्रॉफिट में कमी रही इसके पीछे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है, इसके अलावा सीजनल फैक्टर भी इसमें काम किए, इसके अलावा वॉलेटाइल ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन उसके बावजूद इनका कहना है कि हमने डोमेस्टिक मार्केट में सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है, इंडिया के बाजार में हमने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन इंटरनेशनल रीजन कुछ हमारे फेवर में नहीं रहे। इस वजह से हमें इस बार गिरावट थोड़ी सी हमारे प्रॉफिट में देखने को मिली, लेकिन आने वाले समय में हमारे फिर से रिकवरी जरूर होगी और पॉजिटिव संभावना भी बनेगी। अब यहाँ पे देखें तो आज के एफआईडीआई के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। आज भी एफआई ने शानदार खरीदारी की है, लेकिन डीआई ने आज बिकवाली की है और इसी वजह से थोड़ा सा बाजार में हमें दबाव देखने को मिला। अगर हम डीआई की बात करें तो आज डीआई ने 5634 रुपीज़ की नई इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन सामने 7012 रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। इस तरह से उनकी जो बिकवाली है वो 1378 रुपीज़ की निकल कर आई है। एफआईआई की बात करें तो आज उन्होंने 7623 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 6187 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल कर आई है वो 1436 करोड़ रुपीज़ की है। तो अब देख सकते हो कि
इन्वेस्टर जो विदेशी है, जो एफआईआई है, वो बाज़ार में फिर से निवेश शुरू कर चुके हैं और ये बाज़ार के लिए एक मजबूती का बड़ा सबूत है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा स्टील के लिए प्लस पॉइंट ये है कि टाटा स्टील ग्रीन स्टील के बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं। यानी आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की जिसके माध्यम से यानी ग्रीन स्टील का जो प्रोडक्शन होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होगा और इनको पहला इनका कस्टमर भी मिल चुका है। ये फोर्ड को अब ग्रीन स्टील सप्लाई करेंगे, यानी इस स्टील की वजह से कोई प्रोडक्शन जो भी होगा उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो एक तरह से ये जो बिजनेस है ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है टाटा स्टील के लिए, क्योंकि कंपनी ने 2 कदम आगे बढ़ के एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय पॉल्यूशन की है। ऐसे में दूसरी सरकारों से भी राहत मिल सकती है, इसको टाटा स्टील को बेनिफिट दिया जा सकता है और आने वाले समय इसका फायदा मिलेगा टाटा स्टील को। तो टाटा स्टील का बिजनेस तेजी से ग्रो जरूर करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो टाटा स्टील में यही मौका है निवेश का। आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूके गवर्नमेंट के साथ में भी इनकी बातचीत जारी है, जहाँ पे वो नए प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर भी ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन किया जा सके और इसके लिए उन्होंने 1.5 बिलियन पाउंड्स की मदद भी मांगी यूके गवर्नमेंट से। अब वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अब जो नए पीएम है वो ऋषि सुनक है, उनसे बातचीत होगी और अगर उनकी बातचीत यहाँ पे सही मायनों में आगे बढ़ जाती है तो फिर अगर आप देखें तो इनका यूके में भी प्लांट है जो ऐसे ग्रीन स्टील का प्रोडक्शन शुरू होगा। ऐसे में इनका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इस बार के रिजल्ट को देखें तो इतने खराब आंकड़े नहीं है, रिवेन्यू के हिसाब से देखें तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका 60,387 करोड़ का जो रिवेन्यू था, इस बार उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई, यानी इस बार 59,878 करोड़ का आसपास रिवेन्यू रहा है। तो रिवेन्यू में थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त गिर चुका है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में इनका 11,918 करोड़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट मात्र 1,514 करोड़ का रह गया है। तो जो बहुत बड़ी गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह भी बताई गई है कि इस वजह से हुआ। लेकिन एक अच्छा आंकड़ा है जो यहाँ पे बहुत ही शानदार है, कंपनी का नेटवर्थ इस बार बढ़ा है। सितंबर 2021 में आप देख सकते हो 91,518 करोड़ का जो नेटवर्थ था वो इस सितंबर में बढ़ के 1,07,499 करोड़ तक पहुंच गया। तो कंपनी का नेटवर्थ बिल्कुल बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने 2019 के बाद सबसे शानदार प्रदर्शन 2022 में ही किया। 2019 से कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो 1.59 लाख करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला था और उस समय प्रॉफिट होता 2019 में इनको 0.10 लाख करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो इनका रेवेन्यू घट के 1.51 लाख करोड़ रुपये तक आ गया और प्रॉफिट भी घट के 0.02 लाख करोड़ रुपये तक आ गया। लेकिन 2021 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 1.5 लाख रुपीज़ का इनको टोटल रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट 0.07 लाख रुपीज़ के आसपास रहा। लेकिन 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा बढ़ के 2.46 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट 0.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो 2019 के बाद सबसे शानदार प्रदर्शन किया कंपनी ने 2022 में। तो कम कह सकते हैं कि कंपनी पटरी पे है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी। सबसे शानदार बात है कि इसने एफडी से अच्छा इसका आरओई निकल के आया है, यानी रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड से शानदार मिल रहा है और इस वजह से डिविडेंड से भी लोग मालामाल हो सकते हैं। अच्छा कंपनी डिविडेंड दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि एंट्री पॉइंट अच्छा है, स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में बिल्कुल नहीं है और इसके ऊपर कोई भी एएसएम जीएसएम लिस्ट में ये शामिल नहीं है, रेड फ्लैग लगा हुआ नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का लेके निवेश आप कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि अभी भी कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 23% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 77% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 99 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 97 तक जा सकता है। यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 96 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 102 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 103 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक चला गया तो फिर 105 तक भी जा सकता है, नहीं ये 105 तक जा सकता है। तो रिसेंटली इसकी नई हाई भी बन सकती है। तो बिना डरे निवेश करें। अब स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी आ चुका है, जो होनी थी गिरावट हो चुकी है। आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनी, गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।